मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का डिस्कशन कर लिया है और अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस को हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं और इसका हिंदी नाम आपको राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं। जैसा कि कुछ थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा खबर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि अभी आज के व्हाट्सएप ग्रुप में और जैसे कि मैंने आज हिंदुस्तान पेपर पढ़ा, हिंदुस्तान पेपर में इसका कोई अभी तक जिक्र नहीं किया गया है जो कि आपको 25 अगस्त से आपका एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड नहीं देगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप पॉजिटिव चीज़ आप वहाँ पे ये देख लीजिए, उसमें ये दिया गया है जो बोर्ड अपने समय अनुसार ही परीक्षा लेगी। जो उन्होंने 9 तारीख से समय बताया है उसी अनुसार परीक्षा ली है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है जो 25 तारीख को एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो आप लोग को देखिए निगेटिव में भी पॉजिटिव खोजना है, निगेटिव में भी पॉजिटिव खबर ये है जो बोर्ड ने कहा है जो 9 तारीख से एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा। अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किसी को इस टेस्ट से संबंधित इंक्वायरी लेनी हो या टेस्ट में अगर टेस्ट से ज्वाइन करना हो तो आप लोग इस दिए गए नंबर पे आप लोग अपना व्हाट्सअप करें। देखिए ये जो नंबर है हमारा है 8809998475। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें। टेस्ट स्टेज में आप लोग को ज्वाइन कर दिया जाएगा। बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है। देखिए, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में जो आंदोलन योगदान दिया है 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन दिया है। चिपको आंदोलन हुआ है जो कि 1973 में हुआ था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया है। ये सभी जो आंदोलन हैं लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट किए हैं। ठीक है, हालांकि एक 1917 का आपको रूसी क्रांति है, उसने भी आर्थिक लोकतंत्र की नींव दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में 1928 में जो है स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में अगर स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को 1971 में मताधिकार दिया गया, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया गया था। ठीक है, कोई व्यक्ति कितनी उम्र में मुख्यमंत्री बन सकता है। एक चीज़ आप बताइए, जो कोई व्यक्ति कितनी उम्र में विधानसभा का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में ही ना भाई साहब वो आपको मुख्यमंत्री बन सकता है। अब कोई व्यक्ति कितनी उम्र में लोकसभा का सदस्य बन सकता है, तो 25 वर्ष में बन सकता है। तो भाई साहब ये बताइए, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति 25 वर्ष में ही बनेगा कि नहीं बनेगा। सेम की बात है। देखिए, विधानसभा और लोकसभा 25 वर्ष हो गया। मैं बार बार इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से रहेगा और पेपर में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लोकसभा और ये आपको विधानसभा कितना वर्ष, 25 वर्ष। राज्यसभा और विधानसभा कितना, राज्यसभा और विधान परिषद कितना वर्ष, 30 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष। समझ में आ गया। मुखिया 21 वर्ष। आगे समझ में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार को किस भाग में शामिल किया गया। देखिए, मौलिक अधिकार को जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किया गया। देखिए, मौलिक अधिकार को भारत सरकार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को जो है आपको कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया। आप लोगों ने 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक पढ़ लिया होगा। मैं आप लोग को अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में बता देता हूँ। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है जो मौलिक अधिकारों पर अगर कोई कानून लागू होता है तो वह कानून प्रभावी नहीं होगा। मौलिक अधिकारों पर कोई अगर कानून लगाया जाता है तो वह कानून प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, एक अनुच्छेद 31 है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के कानून के बारे में कुछ चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 के तहत सेना के जवानों या पुलिस में जो शामिल होते हैं उनको मौलिक अधिकार पर संसद रोक लगा सकती है। देखते होंगे आप लोग, कोई सेना का जवान अगर उसको सही ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा होता है या कुछ होता है तो उसका वो अधिकार नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। ठीक है, वो अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 33 के तहत सेना के जवानों और पुलिस दलों पर मौलिक अधिकारों पर संसद रोक लगा सकती है। अनुच्छेद 33 के तहत क्या है, अगर किसी राज्य में अगर मान के चलिए वहाँ सेना का कानून लागू हो गया या मार्शल लॉ लागू हो गया तो वहाँ मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। देखते होंगे कभी कभी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर सेना का कानून लागू हो जाता है तो वहाँ पे एकदम पूरा कर्फ्यू जैसा लग जाता है। अनुच्छेद 144 जानते होंगे, कर्फ्यू जैसा हो जाता है।
तो वहाँ मार्शल लॉ लागू हो जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन लाया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन किसके तहत? संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, साधारण विधेयक की तरह नहीं। ठीक है, तो ये था मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को। ठीक है, किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था मुख्यमंत्री के बारे में। अब देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बातों को और जान लेते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जो है यह आपका वास्तविक रूप से संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, हालांकि राज्य का मुखिया आपको राज्यपाल का कहा जाता है, लेकिन सरकार का मुखिया किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। राज्य का मुखिया किसको कहा जाता है? राज्यपाल को। जबकि सरकार का मुखिया किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 164 में कहा गया है। इसको शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के कुछ कार्य को जान लेते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जो है आपको क्या करता है? हाँ, यह राज्यपाल को सिफारिश करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाए, वह उसको सिफारिश करता है जिस व्यक्ति को यह पद दिया जाए। यह मुख्य राज्यपाल से यह भी कह सकता है कि इस मंत्री को आप बर्खास्त कर दीजिए, या यह मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, यह मंत्रिपरिषद मतलब राज्य मंत्रिपरिषद, ना कि केंद्र मंत्रिपरिषद, यह राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। यह राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करता होता है। ठीक है, और यह मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, यह जो है राज्यपाल को मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में सलाह दे सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, यह सभा पटल पर क्या, या विधानसभा या विधान परिषद में यह सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यह विधानसभा पर या विधान परिषद पर सरकार की जो नीति लाती है उसकी घोषणा करता है। हाँ, और एक चीज़ और है, यह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इतनी बातें मुख्यमंत्री के बारे में थी। आगे और वीडियो आता जाएगा, इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा देखते हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया, मौलिक अधिकार किस में है, किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 3 अनुच्छेद 1235, 12 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, 31 पढ़ लिया, 33 पढ़ लिया, 34 हो गया। अगर आप लोग का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार पर आप इस पे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के विषय में सही है? देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है? निर्णय लेने में देरी होती है, सही बात है। अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में कम कार्य होता है। ठीक है, एक वोट एक मोल का बराबर होता है, इसमें क्या हो गया? इनमें सभी। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? विविधता मतलब हर एक जगह डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन तब पर भी वहाँ अच्छी क्षमता होती है, अच्छी मतलब क्षमता लोकतंत्र के तहत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लोकतंत्र होगा। प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूह में आपसी सौहार्द मतलब होता है मित्रता। प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूह में आपसी सौहार्द का सबसे उदाहरण देश कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा देश है? आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब आपसे पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कौन? बताइए। तो वे थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे आपको अंबेडकर। और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, तो 7 सदस्य के नाम भी जान लीजिए। एक थे गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, एक थे आपको अय्यर, एक थे अयंगर, एक थे अय्यर, और एक थे के मुंशी, एक थे सादुल्ला, एक थे माधवराव। हालांकि माधवराव जो है मित्र की जगह पर आए थे। जब एक BL मित्र थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसकी जगह माधवराव आए थे। ठीक है, एक थे कृष्णमाचारी। कौन थे? कृष्णमाचारी, जो कि खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। खेतान की मृत्यु के बाद कौन आए थे? कृष्णाचारी। ठीक है, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। किसके लिए? संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। और इसने अपनी आखिरी रिपोर्ट जो है अक्टूबर 1948 में पेश की थी। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, और इसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। कौन थे? अंबेडकर थे। ठीक है, बस इतनी बात आप लोग याद रख लीजिए।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1982 में। आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1982 में। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ है? लैंगिक में विभेद का क्या होता है? तो महिलाओं को पुरुष से निम्न समझना, ये है। महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करना, ये है लैंगिक विभेद। और लिंग के आधार पर विभेद करना, मतलब ये पुरुष है, ये महिला है, पुरुष से ये काम हो सकता है, महिला से ये काम नहीं हो सकता है, पुरुष ये काम कर सकता है, महिला ये काम नहीं कर सकती है। तो ये आपको लैंगिक विभेद का उदाहरण है। 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने में के प्रयास में कौन शहीद हुए थे? तो सांप्रदायिक दंगा जो होता है बहुत ही ये एक तरीके से समझ लीजिए लोगों को छत विक्षत कर देता है, बिल्कुल तरीके से अलग कर देता है। तो इसमें आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे आपको ये कानपुर में सांप्रदायिक दंगे के दौरान शांत कराने के प्रयास में शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ सीधे पूछा जा रहा है न्यायाधीश। जब सीधे न्यायाधीश पूछा जाए तो आपको 34 पूछना है। जब सर्वोच्च न्यायालय में कितने अन्य न्यायाधीश, तो 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और सीधे पूछे कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था, आपको कब किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी। ध्यान से सुनिएगा, कई जगह पुस्तक में आपको मिलेगी 26 जनवरी, लेकिन ये जो डेटा आप लोग को दिया जा रहा है ये मतलब पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक है उससे दिया जा रहा है, तो ये बुक आपको गलती नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। और सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत आया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आया है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है भाग 5 में अनुच्छेद 124 के 47 तक है। किसके तहत है? अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हम योग्यता को जान लेते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता यह है जो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भारत में जन्मा हो चाहे न जन्मा हो, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालय में क्या? कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा क्या? तो उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में भी कम से कम 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। जब इस राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसमें सलाह किसकी आवश्यक है? तो सलाह जो है आपको उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। जितने भारत में आपको 25 उच्च न्यायालय हैं उस सब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह के बाद और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के सलाह से करता है। ठीक है, और अब जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की चर्चा करनी हो, जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उसमें उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करनी हो तो उसमें आपको उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके भी परामर्श आवश्यक है। देखिए यहाँ पे मैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कह रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। सर्वोच्च न्यायालय को आपको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए कुछ डिटेल और जान लेते हैं। जैसे कि इसका सर्वोच्च न्यायालय के शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। यह अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। किसके तहत? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उच्च न्यायालय को कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाना विशेष बहुमत से होता है, यानी 2/3 विशेष बहुमत। जब भी मैं विशेष बहुमत बोलूँ तो समझ लीजिए आप लोग 2/3 बहुमत। क्या हो जाएगा? 2/3 बहुमत। इसके लिए क्या होना चाहिए? लोकसभा के 100 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? हटाना विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत, यानी महाभियोग प्रक्रिया के तहत आपको हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है। कितना है? वेतन है 5 लाख। और इनके वेतन की जो चर्चा की गई है आपको अनुच्छेद 125 में की। किस अनुच्छेद में की गई है? 125 में। और इनका पेंशन कितना होता है? 50, जितना इनका मूल वेतन होता है। जिस समय जैसे कि अभी मान के चलिए 5 लाख वेतन है, अगर अभी कोई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो उनका वेतन मिलेगा 50% उसका, तो 5 लाख है तो 2,02,500। ठीक है, और इनका वेतन जो होता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपको अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में है। ठीक है,
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है कभी बीमार पड़ गया या कहीं चला गया तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 127 क्या होता है? तो अनुच्छेद 127 होता है तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तो जब भी न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, जब भी न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है तदर्थ न्यायाधीश में। लेकिन इसमें परामर्श किसका आवश्यक है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का और राष्ट्रपति का परामर्श आवश्यक है। किसके लिए? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में। और इसकी चर्चा किस में है? ये अनुच्छेद 127 में है, ठीक है। अनुच्छेद 129 क्या है? तो अनुच्छेद 129 में आपको जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 131 क्या है? तो अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 137 क्या है? तो उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। जैसे कि मान चलिए उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय चाहेगा तो उस निर्णय को दोबारा पलट भी सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है जो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय उसको जो सलाह दे उसको माने ही, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आ गई है? ऊंच नीच की भावना आ गई है, ठीक है, अस्पृश्यता आ गई है, समाज का विभाजन हो गया है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर और संविधान में संशोधन कर। तो इनमें सभी। अब देखिए, हालांकि आपको अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये तीनों में से किसी के दौरान अनुच्छेद 20 वह लागू नहीं हो सकता है जबकि राष्ट्रपति वह यह बात नहीं कह दे। जब राष्ट्रपति नहीं कह दे जो अनुच्छेद 20 व 21 भी लागू हो गया, यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपको राष्ट्रीय संकट का आ गया तो आपको मौलिक अधिकार सबका खत्म, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 नहीं। तो आपका अब ये दायित्व तो बनता है, आप लोग ये देखिए जो अनुच्छेद 20 और 21 है क्या, ठीक है। यह राष्ट्रपति के लिए है, जो राष्ट्रपति चाहेगा तभी अनुच्छेद 20 व 21 को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 जो है आपको सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 जो है सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित हो सकता है, बाकी और किसी आपातकाल के दौरान नहीं। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया है? अब देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है। मैं आप लोग को इस पंचायत राज से पूरा का हाँ देखिए, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा। हाँ, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया? इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का 50% आरक्षण है, ठीक है। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है और आरक्षित स्थानों का 50% उसी वर्ग के महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। तो यह सब क्या है? इनमें यह सभी सही है, ठीक है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो यह जनसंख्या है 7000। 7000 की जनसंख्या पे आपको किसका गठन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का। और पंचायत समिति का कितनी जनसंख्या पे गठन किया जाता है? और पंचायत समिति का आपको 5000 की जनसंख्या पे गठन किया जाता है। जब आपसे पूछे ग्राम पंचायत का तो ये हो जाएगा 7000 और पंचायत समिति का जब पूछे तो हो जाएगा आपका 5000। समझ में आ गया? तो चलिए, हाँ, इसमें कुछ और डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि आपको ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे सावधान हो जाइए। जैसे कि मान के चलिए किसी 5 वर्ष पूरे होने में 5 महीने बाकी हैं, तब दोबारा चुनाव नहीं हो सकता है। तो तब तक वो जो कार्यकारी मुखिया को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए 1 साल किसी का बचा हुआ है, मान के चलिए 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का मुखिया का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष बचा हुआ है, लेकिन 4 वर्ष के बाद ही मुखिया मर गया या कुछ हो गया, तब क्या होगा? तब उस स्थिति में चुनाव हो सकता है, ठीक है। तब उस स्थिति में फिर से चुनाव हो सकता है और फिर से जो चुनाव होगा तो वो 5 साल के लिए नहीं होगा, सिर्फ 1 साल के लिए होगा। ध्यान से समझिएगा,
यह जो मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए किसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से कोई सांसद खड़ा होता है, अगर वह 5 साल के चुना जाता है, सभी को पता है। अगर वह 5 साल के अंदर मर जाए तो जितना बचा हुआ है उसके साल के लिए ही चुना जाता है। जैसे कि मान चलिए 5 साल है तो 4 साल तक वह रहता है और मर जाता है, तो मात्र जो उस विधानसभा से हो जाएगा सिर्फ 1 साल के लिए होगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? तो ग्राम पंचायत का अंग कौन कौन सा है सो सुन लीजिए। ग्राम सभा है, मुखिया है, उप मुखिया है, पंचायत सचिव है, ग्राम रक्षा दल है। तो ये सब क्या है? आपको ग्राम पंचायत के अंग है। तो इनमें कौन नहीं है? तो इनमें कौन नहीं है? प्रमुख नहीं है। प्रमुख नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रमुख नहीं है। समझ में आ गया? प्रमुख किसका अंग है? तो प्रमुख है पंचायत समिति का अंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1914 के आम चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? तो 1914 के आम चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या थी आपको 6। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, उसके द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष के साथ साथ आपको कुछ और के भी अध्यक्ष थे। तो क्या चीज़ के थे बताइए? ये आपको नियम समिति के भी थे और संचालन समिति। किस किस के थे? नियम समिति के थे और संचालन समिति के भी थे। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? अगर भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च की देखा जाए तो इनमें सर्वोच्च कौन सा हमारा? संसद है। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आपको 3 सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में टोटल सबसे पहले विषय था 97, लेकिन इसको 3 बढ़ा दिया गया है, अब है 100। वर्तमान में कितना है संघ सूची में? 100। राष्ट्र सूची की जहाँ तक की बात की जाए, राष्ट्र सूची में सबसे पहले था 66, लेकिन वर्तमान में अभी आपको 61 है, तो 5 घटा दिया गया। वर्तमान में कितना है? 61। आपको दोनों याद करना, पहले कितना था, वर्तमान में कितना है। ठीक है, अब अगर बात की जाए समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में सबसे पहले आपको 47 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 52 है। कितना है? 52 है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो यह आपको भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। इसको टिक करना, आप लोग इसको डायरेक्ट 2 पॉइंट याद कर लीजिए। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। ठीक है, और पूछे भाग कितने हैं, तो भाग आप लोग 22 मत लगाइएगा, 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। लुसेंट में भी शायद अभी तक 22 ही दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, भारतीय संविधान में भाग हैं 22 और अनुसूची कितनी है? 12। मूल कर्तव्य कितना है? 11। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या है 12। आप लोगों को अनुसूची पूरा याद कर लेना है। ठीक है, 12 अनुसूची है, आपको याद कर लेना। मौलिक अधिकार भी याद कर लें। मैं कुछ अनुसूची का कुछ छोटा सा बता दूं, जैसे कि पहली अनुसूची में राज्य के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, चौथी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, 5वीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बताया गया है, 7वीं में जो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची है इसके बारे में बताया गया है, 8वीं भाषा में जो भारत की स्वीकृत 22 भाषा है उसके बारे में बताया गया है, 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया। तो आप लोग यही कीजिएगा, मैं कुछ डिस्क्रिप्ट छोटा सा बता दिया हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको अनुसूची, मौलिक अधिकार ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है आपको भाग किस में है? तो भाग 2 में है। और किस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। किस में है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद किस में है? हाँ, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है बताइए? भाग 4 में क्या है?
नीति निर्देशक तत्व है। कितने क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भाग 4 कौमी मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया, या संघ की कार्यपालिका। किसके बारे में बताया गया है? संघ की कार्यपालिका में बताया। अब संघ की कार्यपालिका में आते कौन कौन है? तो संघ की कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आता है तथा महान्यायवादी आता है। भाग 1 जान ही रहे हैं राज्य के बारे में, ठीक है। भारत के संविधानों के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? प्रतिबिंबित तो दिखता है, तो यह प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसको स्वीकारा कब गया था? 22 अक्टूबर 1947 को स्वीकारा गया था, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन एक बार हो चुका है, वह संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे कि सबसे पहला जोड़ा गया सार्वभौम सत्ता संपन्न। मैं जैसे बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है तो सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले जोड़ा गया था सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक है। उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्मनिरपेक्ष के भी नाम से जानते हैं। क्या है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया था, संविधान में लिखा गया था पंथ निरपेक्ष, तो आप लोग पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र या अखंडता, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र के नाम का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में शामिल नहीं। अगर जिनको प्रस्तावना याद होगा उन्होंने तुरंत सही कर दिया होगा। तो प्रस्तावना में शामिल कौन सा नहीं है? लोक कल्याण शब्द शामिल नहीं है। बाकी समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है। अगर यहाँ पे आपको लोक कल्याण की जगह धर्मनिरपेक्ष रहता तो आपको धर्मनिरपेक्ष टिक करना है। क्या है कि आपको प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं है, यह जिक्र सिर्फ आपको पंथ निरपेक्ष का है। और मेरे द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं वो प्रमाणिक बुक, ऑथेंटिक बुक से आपको देख के उसके बाद उसका एनालाइज करके बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया? तो ब्रिटेन में कहा गया। ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला छूटा तो कुछ नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार सिर्फ आपको कहाँ पे है? अ से अध्यक्षात्मक और अ से अमेरिका में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का टोटल देखा जाए तो 4 तत्व है, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है बताइए? तो संप्रभुता है, ठीक है। तो राज्य के 4 तत्व हैं, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जनसंख्या, उसके बाद है भूभाग, उसके बाद है सरकार और उसके बाद है संप्रभुता, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखते हैं हमारा भारत में संसदीय प्रणाली सरकार क्यों है? संसदीय प्रणाली की सरकार क्या है? क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः या कुछ ना ही कठोर है और ना ही नचीला है, मतलब बीच का समन्वय। ना ही कह सकते हैं भारतीय संविधान में संशोधन चाहिएगा, हो भी सकता है तुरंत और नहीं भी हो सकता है, मतलब एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन गुजर सकता है। ऐसा नहीं है जो ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, गुजर सकता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत मतलब क्या? जैसे कि अभी पीएम है, ये इनको कुछ हो जाता है, ये पद छोड़ देते हैं, इनका बेटा होगा, ऐसा कुछ है? जैसे कि मान चलिए अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इनको कुछ हो जाता है या कुछ ये पद से इस्तीफा देते हैं, इनके बाद इनका बेटा आएगा, ऐसा है? तो नहीं है। तो भारत को इसलिए गणतंत्र कहा जाता है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वह वर्ष है 1950 और दिन कौन सा है? वह 26 जनवरी 1950 को है, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रगान को आपको 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है जिसको आपको 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया, और राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ का अशोक चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया, ठीक है। राष्ट्रगान की गाने की अवधि क्या है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित विशन नारायण धर रहे थे। राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित, किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, इसको कब स्वीकारा गया? तो 22 मार्च
1947 को स्वीकारा गया, ठीक है। और झंडा को कब स्वीकारा गया, हमारा जो झंडा है तो झंडा को स्वीकारा गया 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को। झंडा के बीच जो चक्र है वह किस रंग का है, तो वह चक्र है नीला रंग का, ठीक है। चक्र की व्याख्या और ये जो तीनों रंग हैं, इस तीनों चक्र की व्याख्या किसने की है, तो इस चक्र व्याख्या किया है राधा कृष्णन ने। कौन, के राधा कृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, जिन्होंने चक्र की व्याख्या और इन तीनों रंगों की व्याख्या की है। और इस ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ध्वज का डिजाइन आपको पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। नया राज्य अगर बनाना हो तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आपको किस राज्य का गठन हुआ, तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब भाषाई आधार पर जान लेते हैं कुछ बात। देखिए, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। हालांकि इसने रिपोर्ट अपनी 1955 में दी। और भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की प्रथा 1956 से शुरू की गई। और आपको जब 1956 प्रस्तुत किया गया तो उसके बाद आपको महाराष्ट्र और गुजरात का भी जो बंटवारा है 1960 में हुआ था और भाषाई आधार पे हुआ था, ठीक है। प्रथम भाषाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। और इनमें 2 और अन्य सदस्य थे। पहले अध्यक्ष थे फजल अली भाषाई आयोग के अध्यक्ष, और 2 और अन्य सदस्य थे। कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और पनिक्कर थे। कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और पनिक्कर थे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो वो इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के लिए लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यह एक उद्देश्य है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य। और यह जो मूल कर्तव्य है सोवियत संघ को सुधारा गया है। और इसकी जो समिति बनी थी वह समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातों को हम लोग जानते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति आपको भारत का राज्य प्रमुख होता है, भारत का राज्य प्रमुख होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी हम जान लेते हैं, यह राष्ट्रपति कौन व्यक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दूसरा तीसरे नंबर में है आपको केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब इसमें कौन शामिल नहीं होते हैं, तो संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, जिनको जो लोग को पता होगा 12 सदस्य को मनोनीत करता है और 2 एंग्लो सदस्य को मनोनीत करता है। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते, ठीक है। और राज्य विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और विधानसभा के तो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों में से कोई शामिल नहीं होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए महाभियोग में अब राष्ट्रपति के ऊपर जो हटाने की प्रक्रिया आती है उसमें कौन शामिल नहीं होता है, तो एक चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में आपको मनोनीत सदस्य शामिल हो जाते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद आ गया तो उस विवाद को की सुनवाई कौन करता है, तो उस विवाद की सुनवाई आपको करता है कौन, बताइए, उच्चतम न्यायालय करता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, तो राष्ट्रपति जो भारत का नागरिक हो, ध्यान से सुनिएगा, भारत का नागरिक हो, चाहे वो कहीं जन्मा हो, लेकिन अगर भारत का नागरिक बन गया तो वह राष्ट्रपति के लिए बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा क्या है, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हूँ, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूँ। और चौथे नंबर में है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब ये सब ना कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन कराता है तो उसको जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये रखना होता है, ठीक है। और वो उसकी जमानत राशि जब्त कब हो जाती है, जब वह 1/6 मतलब 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शामिल होता है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाना महाभियोग के द्वारा होता है। और महाभियोग क्या है,
तो महाभियोग यह है, मान के चलिए लोकसभा या राज्यसभा में किसी में आपको राष्ट्रपति के हटाने संबंधी विधेयक लाया गया, तो उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, उस राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस सदन में जिसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तभी आपको अगले सदन में जाएगा, जो हो, जैसे राज्यसभा या लोकसभा किसी में जो, तो तब अगले सदन में जाएगा। लेकिन जब ये सब कार्रवाई कर रही होती है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, अब कुछ बातों को और जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति राधाकृष्ण बने थे, उसके बाद गिरी बने थे, उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रथम राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, उनके अपोजिट साइड, उनके विरोधी में कौन खड़ा हुए थे प्रथम बार, तो वो हुए थे KT शाह। ठीक है, देखिए कुछ आज तक मतलब जो उपराष्ट्रपति बनते हैं लगभग राष्ट्रपति बन ही जाते हैं, लेकिन मात्र भारत के 4 या 5 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो कि राष्ट्रपति नहीं बने। तो वो कौन से हैं उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हैं गोपाल स्वरूप पाठक। कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। फिर हैं BD जत्ती, फिर हैं कृष्णकांत, फिर है एक शेखावत और एक है हामिद अंसारी, जो कि उपराष्ट्रपति बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि कुछ का क्रम नंबर जान लेते हैं। अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ये 14 नंबर के राष्ट्रपति, मतलब 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था आपको 2017 से लेकर 2022 तक होगा। समझ में आ गया। अब देखिए प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये 2007 में बनी थी और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है, उसका APJ अब्दुल कलाम, ये भी फेमस रह चुके हैं, जो कि 2002 में बने थे और ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब राष्ट्रपति कुछ नियुक्ति भी करता है, तो किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, कैग की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, संघ मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। तो इन सबों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, काफ़ी हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है, हालांकि अभी भी कुछ बाकी है। धीरे धीरे जितना भी वीडियो आएगा उसमें मैं इस बातों को बताता जाऊँगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है सर्वप्रथम किस समय में? तो राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा जब प्रस्ताव पारित कर देगी तभी लोकसभा में जाए। अब लोकसभा का बस विचार करना, दे या ना दे उसे कोई मतलब नहीं है। अगर राज्यसभा पारित कर दे उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बारे में फिर किसी दिन अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में भी हम लोग लंबा डिस्कशन करेंगे। अब देखिए भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है भाई साहब? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में आज छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आपको नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को जैसे राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्य प्रवक्ता। तो वह होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, वह प्रधानमंत्री जो है सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ध्यान से तो सुनिएगा, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, अभी तक वर्तमान में 6 मुख्यमंत्री जो हैं आपको प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो वो 6 प्रधानमंत्री कौन हैं? सबसे पहले मोरारजी देसाई, ठीक, उसके चौधरी चरण सिंह, उसके बाद VP सिंह, उसके बाद नरसिंह देव गौड़ा और उसके बाद है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के अभी तक 6 प्रधानमंत्री जो है 6 मुख्यमंत्री आपको, हाँ 6 मुख्यमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका भी प्रधान आपको प्रधानमंत्री ही होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल करता है। और भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अटॉर्नी जनरल की जो चर्चा है आपको अनुच्छेद 76(2) में है। और भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव। कौन है? के वेणुगोपाल राव हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो
तो ये जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष का होता है। कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। 65 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो हो जाए सो ये, उसके बाद ये हट सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है आपको इसको लोक लेखा समिति, जिसका हमेशा लोक लेखा समिति जो कि संसद की समिति होती है, लोकसभा की समिति होती है, इसका आपको आँख या कान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस समय की जनगणना पर आधारित है? तो यह आपको 1971 की जनगणना पे आधारित है। हालांकि यह जो जनगणना 1971 की जनगणना 2000 ईस्वी में समाप्त हो जाती, लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस 2001 में जो जनगणना हुई थी इसे 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया। जितना जिस राज्य का लोकसभा सीट है उतना ही हो जाएगा। तो आप लोग को लोकसभा सीट जिस राज्य में जितना है उसको याद कर लीजिए। जैसे कि कम से कम 4 तो याद कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। बिहार में कितना है? 40 है। ये कम से कम आप लोग सीरियल का ऊपर से 4 याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 552, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 545 है। कितना है? 545, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से होते हैं। 524 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्य सदस्य। कहाँ से होते हैं? राज्य से होते हैं। और 19 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 का याद कर लीजिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर से 5 है और लद्दाख से कितना है? 1 है। ठीक है, और 2 सदस्य जो होता है इसमें बचा, तो 2 सदस्य को ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति होते हैं अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय व्यक्ति को मनोनीत करता है। ठीक है, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था यह 6 वर्ष का था। क्या है कि 5वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही आपको आपातकाल इंदिरा गांधी ने लाया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन। आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।